अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास पर्सनालिटीज के साथ। हम दूसरों से इस तरह डिफरेंट होते हैं जब हमारी सोच की कैपेसिटी या हमारे सोचने की जो है एक नजरिया डिफरेंट हो। और इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी और मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये रही है कि ऑल द वे हमारे पास सबसे ज्यादा जो है रिसर्च स्कॉलर्स और जो मेंटर्स हैं उनकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा रही है। आज के प्रोग्राम में मेरे दोस्त भी हैं और फैकल्टी भी हैं और हम समवट कलीग्स भी रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे एंड देन अगेन हमारी बहुत सी चीज़ों पर जैसे लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हमने काम किया। तो मेरे साथ इस वक्त बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक और बहुत ही खूबसूरत तबीयत के मालिक सर अली मुबीन मेमन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम ऑन द बोर्ड। थैंक यू। अली, बहुत सी चीजें हम डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहली चीज, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से किया और ज़ैबिस कैसे और किस तरह ये इत्तेफाक हुआ? एक्चुअली मैं वैसे तो हैदराबाद से हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ सेंट बोनावेंचर्स हाई स्कूल है और वो उधर मैंने मैट्रिक वहाँ से की है। नर्सरी टू मैट्रिक मेरी वहीं पे गुजरी। मैंने बीच में कोई स्कूल चेंज नहीं किया। फिर हम सुपीरियर कॉलेज ऑफ साइंस से मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ इंटर किया। उसके बाद फिर पेरेंट्स की ये ड्रीम थी कि क्योंकि मेरी सिस्टर की वजह से हम सारे अपने फैमिली को मूव करके आ चुके थे कराची में, क्योंकि उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का शौक था। सही। और सोसाइटी में के जैसे माहौल है तो उसके हिसाब से फादर नहीं चाह रहे थे कि हम उनको हॉस्टल में भेजें। तो मेरे फादर ने डिसाइड किया कि जो है ना भाई बहन सब साथ जो है माइग्रेट करके कराची आ जाएं। फिर मैंने जो है शुरू में अनीस हुसैन ज्वाइन किया। सही। एडमिशन टेस्ट और इसके लिए कि भाई प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके दौरान मेरा एक दोस्त था, अब वो तो खैर ज़ैबिस छोड़ चुका है, सुल्तान नाम था उसका। उसकी इंस्पिरेशन की वजह से मेरे पेरेंट्स कह रहे थे तुम भी ज़ैबिस्ट आओ, और कंप्यूटर साइंस की बड़ी डिमांड है। वो हम अभी तक देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बूम जो है वो आईटी का है। हालांकि वो 2010 की बात थी, तब भी इतना बूम था, आज भी वही है, बल्कि उससे ज़्यादा है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ली ज़ैबिस में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ग्रेजुएट किया 2015 में। और इमीडिएटली मैंने फिर मास्टर्स भी एडमिशन ले ली और मास्टर्स 2018 में करके, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी ज़ैबिस में ही हो गई। उसके पहले भी कुछ जॉब्स हुई हैं, एक अच्छा, मेरी सबसे अच्छी जॉब अली मुझे ये बताएंगे अंडर ग्रेजुएशन किस में की और स्पेशलाइजेशन क्या थी आपकी? इसमें ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में की। सही। और ज़ैबिस से ही की वो? ज़ैबिस से ही की थी। और अंडर कंप्यूटर साइंस के अंदर तो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, लेकिन हमारे टाइम में जो ज्यादा फोकस था वो था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर। सही। तो हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हमारा मेजर डोमेन है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। और मास्टर्स के अंदर फिर चेंज हुआ थोड़ा डोमेन, फिर हम उसमें इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और एआई साइड आए। तो डोमेन हमेशा सेम नहीं रहा, वो वक्त के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें अडॉप्ट करना पड़ता है, जिस तरह की आपके जॉब की रिक्वायरमेंट्स है। अब जैसे मैं फैकल्टी साइड आया हूँ, तो फैकल्टी साइड में मुझे अगर कल मुझे कोर्स मिलता है एआई का, तो फिर मैं एआई की फील्ड के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, मास्टर्स में आपके मेजर्स क्या क्या रहे? मेरे मेजर जो है कंप्यूटर विजन, एआई और इमेज प्रोसेसिंग थे। तो आप इसको ओवरऑल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक किस्म का एक्सपर्ट सिस्टम ही हुआ। ऐसी मशीन जो एक स्पेशलाइज्ड टास्क को जो है बहुत एक्सपर्ट वे में खुद ही करती है। सही। इमेज प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा अगर आप बुरा ना मनाए तो हमें बताएं कि ये होता क्या है और किस तरह काम करता है, इस पे क्या क्या काम किया जा सकता है? एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग की जो बात है वो इस तरह से ले लें आप कि हम बिल्कुल ही शुरू के दौर से जाते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मैथमेटिक्स में था। तो इसकी मिसाल आप इस तरह से ले कि मैं ऑर्डर मैनर शायद आगे पीछे कर लूँ, लेकिन एक्चुअली जो गोल है वो यही है कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो एक मैट्रिक्स के अंदर उसकी एजेस निकालता है, और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो इमेजेस के अंदर ब्लरनेस डालता है। और ये जो कहना चाह रहा हूँ मैं वो ये इसलिए कह रहा हूँ मैट्रिक्स का, कि जो चारों तरफ आप डिजिटल इमेजेस देख रहे होते हैं ये एक्चुअली मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे पिक्सेल्स की बात हो गई, एक्स वाई जेड एक्सिस की बात हो गई, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनके अंदर अगर हम बात करें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की, तो ये एजेस और ब्लरनेस लाता है। इसी तरह से सेगमेंटेशन होती है, और सेगमेंटेशन में ये होता है कि भाई एक चीज है उसके अंदर जो आपको नॉइज लगता है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ह्यूमन का फेस चाहिए, बाकी जो कुछ भी है वो नॉइज है मेरे लिए। तो उसको रिमूव करने के लिए हम सेगमेंटेशन टेक्निक्स लगाते हैं, एजेस निकालते हैं। इवन आप जो स्नैपचैट यूज कर रहे हैं
तो स्नैपचैट के अंदर आपने देखा है कि इमेजेस के अंदर आप जो है उसमें फिल्टर्स लगाते हैं, ये इमेज प्रोसेसिंग है। तो सही। बेसिकली क्या करता है कि वो जो डिजिटल इमेज है जिसका जो रॉ फॉर्मेट होता है वो मैट्रिक्स होती है, उसको वो मॉडिफाई करता है। सही तो ये इमेज प्रोसेसिंग है। सही सही सही, मतलब उसके काफी सारी चीजें जिसके अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स की जा सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जो Yes, जो yes, गैप्स हैं उसको definitely. फिल कर सकते जी, हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, तो एआई जो है बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसका एक्चुअली मतलब ये है कि हम मैन मेड मशीन हो या मैन मेड कोई भी थिंग हो, ठीक है, मशीन ही कह दें, जी जी। जो सर्टेन डोमेन में सेल्फ अवेयरनेस रखता हो या इंटायरली ह्यूमन की तरह हर चीज में कॉन्शियसनेस, कंपेशन और ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, कंपेशन, सिंपैथी, एम्पैथी एक्सेट्रा, ठीक है ना, इन सब चीजों को वो जो है ना खुद ही थिंकिंग रखे उसकी, ठीक है ना। लेकिन एआई जो है इस दौर में अगर हम कहें कि क्या एआई जो है कंप्लीट है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि एआई के बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जो सबसे बेसिक होती है वो नैरो एआई होती है। सही। अभी जो दुनिया चल रही है वो चल रही है नैरो बेस्ड। नैरो बेस्ड मतलब ये है कि लेट से मैं कहता हूँ एक एआई को कि भाई इस गली से दो बंदे, जितने भी बंदे गुजर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो कि भाई ये बंदा गुजरा है और कितनी बार गुजरा है और किस टाइम पे गुजरा है। तो उसको हमने एक नैरो टास्क दे दी, वो चौकीदार वाला काम करेगा। सही। लेकिन जैसे रियल लाइफ में चौकीदार से आप ये कहेंगे कि भाई तुम प्रोग्रामिंग भी करो, तो वो तो नहीं कर पाएगा। अब ये दूसरी बात है कि हमारी सोसाइटी में चौकीदार प्रोग्रामर्स भी होते हैं, लेकिन वो जॉब चौकीदारी की करते हैं। लेकिन बात हो रही है कि काम क्या कर सकता है, तो वो सिर्फ चौकीदारी कर सकता है, राइट। तो एआई के अंदर आप जो है नैरो एआई की बात करेंगे तो वो यही है कि भाई वो एक सर्टेन स्पेसिफिक टास्क जो है अपनी थिंकिंग से कर रहा होता है। सही। लेकिन जो एक्चुअल एआई जिसकी तरफ हमें जाना है वो कहलाती है सुपरफिशियल एआई। तो न्यूरो का आपने काफी हमें खुलासा बता दिया और हम बात करने जा रहे थे स्पेशल के ऊपर, तो अब आप हमें थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा नहीं, आप अपने दिए हुए इल्म में से ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन बताएं कि स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है, जिसकी तरफ हमें जाना है फ्यूचर में। देखिए फ्यूचर में जो है वो सुपरफिशियल एआई, ठीक है ना। तो सुपरफिशियल एआई बेसिकली ये है कि आप जो है इस तरह से समझ लें कि जैसे टर्मिनेटर मूवी है, जी जी। आई रोबोट है और वो जारविस दिखाते हैं, आयरन मैन के सूट के अंदर होता है। तो ये वो रोबोट्स होते हैं जो सिचुएशनल अवेयरनेस रखते हैं। सही। उनको उस चीज की अवेयरनेस कैसे मिलती है जो उनके पास डेटा उसके वक्त आती है। जैसे एक आम इंसान है, इंसान जब एक जगह से गुजर रहा होता है, वो वहां पर देखता है गाड़ी आ रही है तो वो हट जाता है। तो वो उसको उसकी डेटा भले ना हो, लेकिन वो शुरू में उसके पास क्या होगा कि खुद ही एक इंफेरेंस होगी कि यार मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो क्या इसका टकरा जाऊंगा तो चोट तो नहीं लगेगी। तो नॉर्मल नैरो एआई के अंदर क्या होता है कि आपने उसको डेटा दे दी कि भाई गाड़ी आई तो तुम्हें हटना है, तो वो ये जानता नहीं है कि वो मैं क्यों हट रहा हूँ, उसको बस ये पता है मुझे हटना है। लेकिन जो सुपरफिशियल एआई होगी कि उसको उसके वो क्या कहते हैं आउटकम्स पता होंगे, उसको नतायज पता होंगे कि यार अगर मैं नहीं हटा मुझे गाड़ी लगेगी, मेरी बॉडी डैमेज होगी। तो सुपरफिशियल एआई के पास पूरी सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, मतलब कंडीशनल सिस्टम के ऊपर वो काम कर रहा होता है। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर की बात कर लें तो डॉक्टर जब वो पूछता है, डायग्नोसिस करता है, उसको पता चल जाता है इसके अंदर ये मसला है। लेकिन एआई जो है उसके अंदर ये होता है उसको आपको बिल्कुल डेटा देनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ अभी एक फैकल्टी थी, उनकी एक रिसर्च थी लंग कैंसर डिटेक्शन की, ठीक है ना। और लंग कैंसर डिटेक्शन के लिए उन्होंने डिवाइस यूज की थी जो एयर को कैलकुलेट करता है कि एयर के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर आपको पता है कि एयर के अंदर कौन से वो डिफरेंट गैस मटेरियल्स हैं। उससे वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई इसके लंग्स के अंदर कोई ना कोई पोल्यूशन है और वो पोल्यूशन की इंटेंसिटी क्या है और उससे साउंड क्या आ रहा है। जब वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है उससे सांस लेने को, उससे वो डिटेक्ट कर सकता है कि भाई इसको लंग कैंसर है, ठीक है ना। हाउएवर डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। डॉक्टर्स जैसे मेरे फादर खुद डॉक्टर रह चुके हैं, अभी रिटायर हुए हैं, तो वो क्या कहते हैं कि बेटा अगर कोई खांसी देता है ना, मैं उसे एक ही खांसी से अंदाजा लगा सकता हूँ कि उसके लंग्स में कितना फर्क है। हाँ, कैंसर के लिए आप एडिशनल टेस्ट क्यों करवाते हैं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो इमेजिन करें एक सुपरफिशियल एआई है, वो सिर्फ आपको पहले ही इनपुट से जो आपने खांसते हैं उससे उसको अंदाजा हो जाए कि भाई इसको कैंसर है या नहीं है, ये सुपरफिशियल एआई है। हाँ, वो फिर भी टेस्ट करवाएगा जस्ट फॉर योर ओन क्या कहते हैं कंफर्मेशन कि हाँ भाई तुम्हारा डॉक्टर जो है तुम्हारा डायग्नोसिस सही कर रहा है। अभी भी आगा खान हॉस्पिटल, इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स में यही हो रहा होता है कि ज्यादातर जो टेस्ट हैं आम बंदा समझता है कि यार ये टेस्ट क्यों हो रहा है, जरूरत क्या है इसकी, पैसे खर्च करवा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए करते हैं। लेकिन जो एक रियल इंसान है, वो डॉक्टर है, एक्सपीरियंस्ड होगा, वो काफी चीजें सिर्फ देखते ही समझ जाता है इसके साथ क्या मसला है।
तो यही आप समझ लें मशीन कर रही हो। सही। अच्छा, ऑब्वियसली जो भी काम जो मैंने आपकी बातों से एक्सट्रैक्ट किया कि ऑलरेडी उसका डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके रन होता है, उसके डेटा के ऊपर ही वो सारी चीजें चल रही होती, चाहे कंडीशनल हो या जस्ट लाइक न्यूरो हो, मतलब डेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। डेटा एक्चुअली हम क्यों इतना उसके पीछे होते हैं, और जो लफ्ज आता है डेटा सेग्रीगेशन या उसकी क्लासिफिकेशन आजकल बड़ा एक मार्केट में है। आई होप के डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है, सॉरी डेटा साइंस फील्ड होती है जी। तो ये डेटा साइंस फील्ड का कंप्यूटिंग से किस कदर ताल्लुक और ये क्यों है, इस पे थोड़ा पहली तो बात ये समझने, कंप्यूटिंग ना हो तो डेटा गैदरिंग जो डिजिटल होती है वो एग्जिस्ट ही ना करती। हमने डिजिटल डेटा जो है किसी को नहीं पता था कि आगे इस चीज के लिए जरूरत पड़ेगी उसकी। अब ये जाके रियलाइजेशन हुआ कि यार जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो हम डिजिटलाइज करते हैं, तो उसकी जो डेटा है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग मशीन अंडरस्टैंड कंप्यूटर कि भाई ये एक डेटा है और इस तरह के जब पैटर्न्स आते हैं तो इसको मतलब इसको लंग कैंसर है, ठीक है ना। तो डेटा के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, वो पिक्टोरियल फॉर्मेट भी होती है, वीडियो फॉर्मेट भी होती है। खैर पिक्टोरियल वीडियो भी एक पिक्टोरियल फॉर्मेट है, वो फ्रेम्स में चलती है, लेकिन होती पीछे इमेजेस है। आपके पास फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में भी होती है, जो आप जिसके अंदर वो कहते हैं स्ट्रेस और ट्रफ होती है, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसीज, हाई फ्रीक्वेंसीज और काफी सारी चीजें होती है। आपके पास एक होती है वो क्या नाम है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कहते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में कहते हैं, जिसमें वो रोज एंड कॉलम्स का कंसेप्ट होता है, राइट। तो ये सारी जो डेटास होती हैं ये रॉ होती हैं, इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके कंप्यूटर उसको समझता है। अगर ये डेटा ना हो तो फिर आपको कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आएगा मुझे करना क्या है। इवन आपका अभी जो कंप्यूटर चल रहा है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पता होता है कि मेरे पास ये डेटा है जो मुझे बता रही है कि भाई हार्डवेयर को कैसे यूटिलाइज करना है। तो डेटा के अलावा तो कंप्यूटर हो ही नहीं सकता। अब फ्यूचर में डेटा की इतनी वैल्यू क्यों हुई है, उसकी वजह ये है कि डेटा के अंदर हर चीज का आंसर पड़ा हुआ है। यार अली मुबीन ने फलानी जगह पर जब फलाने दिन थर्सडे को 3 घंटे गेम खेली, तो अगले हफ्ते भी अगर ये खेल रहा है तो इसका ये पैटर्न है। सही। अब वो प्रेडिक्शन कर देगा कि अगले थर्सडे भी अली मुबीन गेम खेलेगा 3 घंटे, ठीक है ना। तो एआई के अंदर डेटा का बड़ा रोल है। सही। बस इसकी चीज एक मैं कहूंगा कि जो मैं पाकिस्तान में खास करके देख रहा हूँ और जो खास करके एशियन कंट्रीज में, कि भाई एक चीज का थोड़ा बूम हो जाता है तो वो उसके लिए साइको हो जाते हैं, बिल्कुल बस यही मार्केट में है। लेकिन मार्केट में ये सिर्फ नहीं है, जितनी एआई की सिग्निफिकेंस है उतनी ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सबकी है। अभी एआई इतनी स्मार्ट नहीं हुई कि आप टोटली उस पर रिलाय कर सकते हैं। सही। जो डेटा आपके पास है वो कौन सी डेटा है जो सर्कमस्टेंसेस दुनिया में हो चुकी हैं। सही। इट डज नॉट नो अबाउट दी इन न्यूअर सर्कमस्टेंसेस। जो खुदा तो आपको पता है वो ऐसी जात है कि 1 मिलियन सर्कमस्टेंसेस दुनिया में हो चुके हैं तो वो 101 भी ला लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए एआई डंप हो जाएगी। बिल्कुल। तो सुपरफिशियल एआई अभी इम्पॉसिबल है मेरी नजर में। ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है। मैं जो हमारे यहाँ एक फैकल्टी है वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सर सिकंदर जिनकी अभी डेथ हुई, वो एआई के माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट मतलब ना हमारे यहाँ फैकल्टी है। उनके साथ बैठ के हम जो है ना बिल्कुल ही आप समझ लें वो नहीं एक डिस्कशन होती है वो हार्ट टॉक की तरह, जिसके अंदर बाकायदा हम दलील देते हैं कि नहीं ये गलत है ये सही है। तो उसके अंदर हम बिल्कुल ये मैं उनको कहता था कि भाई आपकी जो फील्ड है वो अभी तो नैरो है, तो इस फील्ड का फायदा क्या है। बोलते हैं अभी बहुत कुछ हो रहा है। तो उन्होंने मिसाल दी ड्रोन्स हैं वो हैं। तो मैंने उनको एक छोटी मिसाल दी यूक्रेन वॉर की। मैंने उनको यूक्रेन वॉर की एक मिसाल दी कि भाई ड्रोन्स अभी जो हैं वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, वो एक्चुअली इस तरह से है कि अभी रिसेंटली जो है रशिया आपको पता है खेरसन से भी रिट्रीट कर रहा है, ठीक है ना। तो काफियों के बारे ये समझ रहे हैं कि रशिया जो है वो फेल कर रहा है या नहीं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन वहां पर एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा आई है ना वो आई है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से रिलेटेड है वो। तो ये आई है कि जो ड्रोन्स है वो हालांकि मैनुअल सिलेक्शन भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भी होता है कि अगर वो कोई मोशन देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं तो वो उसे डिटेक्ट करता है। उनके अंदर एक सिस्टम होता है जो वैसे तो 80s से आ रहा है, वो है आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, मतलब कि एनिमी को देख रहे हैं हम या किसी फ्रेंडली को देख रहे हैं। तो अभी एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट आई है कि रशिया जो है उसने अराउंड जो उसकी 60% कैजुअलिटीज हुई है ना वो रशिया को अपनी आर्टिलरीज से हुई है। सही। उसकी वजह ये है कि एक रशिया ने डिफरेंट जो है ड्रोन्स यूज किए, हालांकि टारगेट के लिए उन्होंने ईरानी शहीद और दूसरे ड्रोन्स यूज किए, लेकिन उनके जो सर्विलेंस ड्रोन्स है वो ज्यादातर DJI वेस्ट जैसे जो आप सिविलियन ड्रोन्स देख रहे होते हैं, क्योंकि वो चीप होते हैं लेकिन वो एक
सोल्जर जो पर्सनल होता है वो कैरी भी इजीली कर सकता है, वो यूज करते हैं। सही। तो उनके थ्रू जो उन्होंने टारगेटिंग करवाई, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर उनके अपने पर्सनली मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर होंगे। उनका एक्चुअली जो काम है ये है कि भाई वो आइडेंटिफाई करे कि किधर एनिमी है, और उन एनिमीज को वो टारगेट करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स वो देता है आर्टिलरी टीम को, जो सही। आर्टिलरी सपोर्ट देती है। सही। तो मेरा जो एक परसेप्शन है वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो ड्रोन्स हैं, जो वो एनिमीज आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको उसमें दिक्कत हो रही है। वो अपने सोल्जर्स को, फ्रेंडलीज को एनिमी समझकर और वो गलत कोऑर्डिनेट्स भी दे रहा होगा। नो डाउट कि उसके अंदर जो है मैनुअल लेबरिंग हो रही है, लेकिन मैनुअल जो जो उसके अंदर लेबर है वो ये है कि भाई लेट से एक जो ड्रोन चला रहा है वो बता रहा है अपने सिस्टम आर्टिलरी सपोर्ट को कि भाई यहाँ पर जो है टारगेट करो। लेकिन उस वक्त एक कुछ ड्रोन ऐसे भी होते हैं जो होवर कर रहे होते हैं, क्योंकि सोल्जर नीचे जो है जब वो ऑपरेट कर रहा होता है वो देख रहा होता है कि वो किसी एनिमी के नजर में आ गया है। सही। तो ड्रोन का काम होता है उस एरिया पर होवर करना, ठीक है ना। होवर कैसे करना कि वो अपने जो ऑपरेटर है ना उसको फॉलो करता रहता है, तब तक वो उसका काम होता है कि भाई तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तुम अगर उसके अंदर कोई कंप्यूटर विजन या इसका सॉफ्टवेयर लगा होगा या एआई मॉड्यूल होगा जो कंप्यूटर विजन वाला काम ऑटोमेट कर रहा होगा, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। बिल्कुल क्योंकि उस possibility है। वक्त मैनुअल के पास मैनुअल तो नहीं हो रहा कि वो एक ह्यूमन जो पर्सन है वो गलती ना कर रहा हो, उसी तरह से वो एआई कर सकता है। एआई जो है वो प्रोन टू मिस्टेक्स उसमें है, बिल्कुल। तो उस पर इस तरह की डिस्कशन होने पे उनको मैंने टर्किश ड्रोन की एक वीडियो दिखाई। वो उसमें दिखा रहे थे कि वो एक स्पाई कैमरा उसके अंदर लगी हुई थी, हालांकि वो फ्रंट लाइन इंफ्रारेड सिस्टम्स लगे होते हैं, नाइट विजन, और वो ये देख रहा था, वो प्रेडिक्ट कर रहा था कि भाई ये एनिमी है, ये अभी जो है अपने कॉरिडोर से मूव कर रहा था, ठीक है। सही। सही। अब वो 90 डिग्री अपवर्ड जा रहा था। तो प्रिडिक्शन जो थी वो ये थी कि भाई ये 90 डिग्री से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। और जिस तरह से ये जा रहा है तो वो अपने टारगेटिंग सिस्टम को बता रहा था कि जो 3-4 किलोमीटर दूर एक प्रोजेक्टाइल फायर करता, उसको जाहिर बात है 1 सेकंड या 1.5 सेकंड की डिले हो सकती है। सही। क्योंकि आपको पता है कि वो जो स्नाइपर्स होती हैं उनकी वेलोसिटी होती है अराउंड 700 मीटर पर सेकंड से लेकर 900 मीटर पर सेकंड। सही। डिपेंड करता है कि कौन सी स्नाइपर है, ठीक है। तो वो जिस तरह से मीटर पर सेकंड की बात हम कैलकुलेशन करें तो 1.5 सेकंड का डिले आता है जब तक वो टारगेट तक पहुंचे। तो ड्रोन उसको ये इंफॉर्मेशन दे रहा था कि भाई जिस तरह से वो बंदा वॉक कर रहा है ना, तो वो 1 सेकंड 1.5 सेकंड बाद इधर होगा। तो जब बुलेट फायर होती है तो वो उस वीडियो का असली मकसद ही ये था कि भाई अभी हम पूरी प्रिडिक्शन 100% नहीं कर सकते हैं। अब क्या हमें तो नहीं पता ना उस बंदे का, हम तो सिर्फ प्रिडिक्शन ये करें कि भाई उसको 1 सेकंड आगे इधर होना है। वो बंदे को अचानक जो है सामने डॉगी आ जाता है, उसका ध्यान बढ़ जाता है, वो दूसरी एरिया में चला जाता है, बुलेट मिस हो जाती है और उस बंदे को पता चल जाता है कि ही इज बीन टारगेटेड, वो छुप जाता है। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसके मतलब ना प्रिडिक्शन जो मॉडल्स हैं अभी वो डिपेंड करते हैं कि भाई उसके पास अभी डेटा क्या है। उसको ये तो नहीं पता ना कि बंदा आप ये अगर अपना मूड चेंज कर ले तो कहाँ जाएगी। अली, आपने अंडर ग्रेजुएशन ज़ैबिस से की और ग्रेजुएशन भी ज़ैबिस से की, तो मेरा पहला सवाल इस वक्त ये है कि आपने अंडर ग्रेजुएशन में आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, आपको क्या चीज डेवलप करनी थी, किस कदर करनी थी, और आपने क्या क्या चीजें डिजाइन की? एक्चुअली अगर मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अलावा भी मैंने 1-2 प्रोजेक्ट अच्छे किए थे, मेंशन करने चाहिए। मेरा ज्यादातर ध्यान जो रहा है कि मिलिट्री और इस तरह के साइंटिफिक अप्रोच में भी, लेकिन मिलिट्री लेवल पर जो होते हैं प्रोजेक्ट्स, हाँ उनकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने किए तो आई एम प्राउड ऑफ इट। उसमें से एक प्रोजेक्ट मैंने ये किया था कि मैं वो कर रहा था रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स के लिए। उसमें उन्होंने जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें टास्क दी थी कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस पर रिसर्च लिखनी है कि एक्चुअल जो रिसर्च पेपर होता है ना वो पब्लिश भी हो सकता था, लेकिन जाहिर बात है हमें इन चीज़ों की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पब्लिश करना इतना आसान है, यानी बैचलर्स लेवल थी, फाइनल ईयर तो था। तो उस प्रोजेक्ट में मैंने ये किया था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर जंग होती है तो सबसे जो बड़ा बीच में एक डॉक्ट्राइन चला था कोल्ड स्टार्ट। सही। उसके अंदर कंसेप्ट ये था कि भाई सुबह के टाइम पर जो है फुल मोबिलाइज फोर्स करके मैकेनाइज्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला करेगी। पाकिस्तान ने जवाब में उधर नसर मिसाइल और इस तरह के टेक्टिकल मिसाइल्स लॉन्च किए कि हम यूज करेंगे। तो वो मिसाइल्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या कहलाते हैं, टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इनकी रेंज भी होती है लो रेंज होती है 60-70 किलोमीटर, और इनकी रेंज का फायदा ये भी है कि एक बार लॉन्च हुए तो फिर आपके पास सेकंड थॉट्स नहीं हो सकती कि इसको मैं अबॉर्ड करूं, क्योंकि वो हाइपरसोनिक होते हैं, जब तक वो पहुंच जाते हैं जब तक आप अबॉर्ड करेंगे।
तो पाकिस्तान ने ये जानबूझकर इसलिए बनाया कि भाई इंडिया अगर ऐसी कोई गलती करेगा तो फिर हम भी बेवकूफों की तरह फेंक देंगे बम, और उस पर कोई सेकंड थॉट्स नहीं होगी। तो इंडिया सोच समझ के हमला करे। वो न्यूक्लियर मिसाइल्स है, और न्यूक्लियर, Obviously. हाँ, तो वो टेक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स की खास बात ये होती है कि वो एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे फटते हैं, वो बिल्कुल जमीन पर इम्पैक्ट पे नहीं फटते हैं, वो सही। रेडिएशन बहुत फैलाते हैं, उनका ब्लास्ट रेडियस से वास्ता नहीं होता, रेडिएशन से होता है। तो इसके लिए ऑनलाइन सिमुलेटर्स पड़े हुए हैं, जिसका काम होता है कि वो न्यूक्लियर सिमुलेट करके हमें बताता है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगे हुए हैं कि भाई अगर फलाने साइज का एटम हम, जिसकी यूनिट होती है किलो टन्स में या केटी, सही। वो अगर गिरेगा तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो मैंने उसमें कराची और इंडिया के बीच में मैंने न्यू दिल्ली और एक तरफ से कराची का लिया। तो मैंने उसमें ये बताया था कि पाकिस्तान अगर 70 किलोमीटर की रेंज की बात कर रहे हैं, तो इवन अगर हम पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के सामने भी गिरा है तो उसके नुकसान दोनों कंट्रीज को होंगे, क्योंकि रेडिएशन जो फैलेगी वो दोनों बॉर्डर्स के बाद जो अंदर वाले इलाके हैं उन सब में फैलेगी। और सही। पाकिस्तान के खास करके नगर पार्कर जैसे शहर है, नगर पार्कर बिल्कुल बॉर्डर के सामने है, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो वो सबसे पहले विक्टिम्स बन सकते हैं। और मैंने नगर पार्कर को क्यों टारगेट किया, क्योंकि पाकिस्तान के जो टैंक के जो आर्मर्ड कोर है ना, उसका असली जो टैंक टू टैंक का बैटल एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, वो डेजर्टेड एरियाज में होगी, जहां पर बिल्कुल प्लेन लैंड्स हैं, और वहां पर आपके पास ज्यादा अर्बनाइज्ड वारफेयर नहीं हो सकता, और वो बिल्कुल खुले हुए मैदान होते हैं। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के टैंक के बीच में लड़ेंगी और पाकिस्तान मजबूर होगा, उनकी बड़ी साइज है, आपको इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया हमसे ज्यादा पावरफुल है कन्वेंशनली, ठीक है ना, उनके पास साइज ज्यादा है। तो अगर हम वहां पर कन्वेंशनली नहीं लड़ पाएंगे तो वो एटम हम यूज करेगा पाकिस्तान। तो उसकी बस ये मैंने एक एक्सट्रीमेशन बताई थी कि अगर हम डिस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें रेड जोन, फिर एक येलो जोन होता है जिसमें आप कहते हैं सेकेंडरी रेडिएशन, एक होती है इम्पैक्ट जोन, फिर आपके पास फर्स्ट लेवल ऑफ रेडिएशन का एक रेडियस होता है, उसके बाद आपके पास होता है सेकेंडरी रेडिएशन। तो ये प्रोजेक्ट एक था जिसमें मैंने बताया था कि कोल्ड स्टार्ट जो है टेक्निकली दोनों कंट्रीज को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जबरदस्त बात यह है कि पाकिस्तान वो नुकसान उठाने के लिए तैयार था फॉर सेविंग इट्स ओन डिग्निटी, वो हार नहीं मानना चाह रहा नेक्स्ट टाइम। मे बी 71 वार के बाद जो है, अब पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं करा कि वो कभी सरेंडर करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह ही फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बात अगर हम करें तो वो जो है हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। वैसे तो कंप्यूटर साइंस की जेबिस की डिग्री में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि 6 स्टूडेंट्स एक साथ ग्रुप में प्रोजेक्ट पे काम करें, मैं भी हुआ हो, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं मैंने नहीं देखा। उसके अंदर हमने जो है वो जेबडेस्ट एप्लीकेशन जो जेबिस की है उसका हमने एक अपडेटेड वर्जन बनाया था अंडर द सुपरविजन ऑफ सर आसिम रियाज, पीएम डेस्क नाम था। उसके अंदर बच्चों के जो काउंसलिंग और बाकी इश्यूज होते हैं ना जो बच्चे फेस करते हैं, उसको भी वो डिपार्टमेंट लेवल पर किस तरह से डील करना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेड्स का इशू है, ट्रांसफर का इशू है, कंप्लेन हो रही है कि भाई फलाना टीचर हमारे साथ जो है सही नहीं पढ़ा रहा, तो उसको हम एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग से साथ चैनल के साथ कैसे ले जाए, वो हमारा प्रोजेक्ट था। फिर हम जब मास्टर्स में आए तो मास्टर्स में जो हमने प्रोजेक्ट किए वो फिर ज्यादा एडवांस थे। तो मास्टर्स में मैंने जो प्रोजेक्ट किया था वो बेसिकली मैंने किया था रिसर्च जो हमारी होती है इंडिपेंडेंट स्टडी, उसके लिए किया था। अल्हम्दुलिल्लाह से वो प्रोजेक्ट जो था वो मेरा अपना ओरिजिनल आइडिया था, और उसके अंदर वो ये था कि इमेजिन करें कि आप जहाज में, और जहाज में आपने देखा है कैमरास लगी हुई होती हैं, ठीक है ना। इवन में जब एयरबस A380 में मैं बैठा था दुबई से जब सऊदी अरब जा रहा था, तो A380 के बेली में भी कैमरास लगी हुई थी, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं सॉरी, वो देख सकें कि फ्लाइट का एक्सपीरियंस बाहर से कैसे लगता है। तो उन कैमराज में इतनी रेजोल्यूशन थी कि वो 30-40,000 पर इतना दिखा रहा था कि रोड्स हैं या नहीं है। तो मैंने ये इमेजिन किया था कभी कभी कंट्रोल टावर से आपका रास्ता नहीं हो रहा, सही, और इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, ठीक है ना, आपके पास नेविगेशन सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कैमरा लगी हुई है। तो वो कैमरा जो है उसके अंदर वो स्ट्रेट रोड 300 मीटर का डिटेक्ट करे। सही। तो मैंने इतना काम, उसके अंदर जाहिर बात है बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो मैंने उस रिसर्च पेपर में स्पेसिफिक मेंशन किया था कि मैं इसे रोड ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद उस पर ट्रैफिक है या नहीं है ये बाद में फ्यूचर में कोई रिसर्च करना चाहे कर सकता है। तो मैंने हफ ट्रांसफॉर्म टेक्निक से उसके अंदर स्ट्रेट लाइन ढूंढी। तो उस स्ट्रेट लाइन तो वैसे हर चीज की लाइन ढूंढ देता है, तो उसके अंदर मैंने इमेज प्रोसेसिंग थोड़ी लगाई थी कि वो एक्स्ट्रा जो लेन्स है उनको हटाए, बाकी जो रोड के पार्ट्स है ना सिर्फ उनको वो सेगमेंट आउट कर दे। उस पर फिर मैंने हफ ट्रांसफॉर्म लगाया, उसने फिर उसमें देखा कि भाई टेक्निकली वो पूरी इमेज पर बार बार हर पिक्सल पर हफ ट्रांसफॉर्म लगाता है। फिर मुझे उसमें अंदर ये चेक लगाना था कि भाई अगर हम 40,000 से देख रहे हैं और इतनी रेजोल्यूशन है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये 300 पिक्सल मतलब 300 मीटर है। सही। तो वो 300 मीटर जो है
वो आपके लिए काफी रहेगा, आपको इमरजेंसी लैंड कराने के लिए जहाज के लिए। तो सक्सेसफुली इतना काम हो गया था। अच्छा, उस काम को करने के लिए कभी मतलब ड्रोन्स वगैरह या इस तरह की या किसी फ्लाइट के थ्रू आप? बिल्कुल, मेरे लिए पहली जो उसमें टारगेट था ना, वो था डेटा गैदर करना, जिस पर मैं वो टेस्ट करूंगा। तो ड्रोन तो मैं मेरे उस वक्त उस टाइम पे ना मैं अफोर्ड कर पा रहा था ना क्या, तो मैंने ड्रोन यूज नहीं किया। मैंने क्या किया, गूगल अर्थ से 4000 फीट पर जो इमेजेस है वो एक्सट्रैक्ट की। सही। ठीक है ना। और उसके अंदर 4000 फीट पे गूगल के अंदर जो है ये फॉर्मूला लगा हुआ है कि 4000 फुट पर 300 मीटर कितने होते हैं। तो मैंने उसी के एस्टिमेशन के बेसिस पर बताया कि भाई मेरे केस में भी यही है। अगर मैं 1920 बाय 1080 पिक्सल की वाइड स्क्रीन फुल एचडी इमेज निकालता हूँ, उसमें कितने पिक्सल्स 300 मीटर के बराबर होंगे। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि 6 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, हाँ, तो 6 लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट यस था जी। अंडर ग्रेजुएशन, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑब्वियसली टीम के साथ दूसरों के मूड्स को भी देखना मैं होता है, समझता सारा हूँ कि मैं वन ऑफ द लकीस्ट था, क्योंकि मुझे याद है कि FIB1 में मैंने ज्यादा काम नहीं किया था, लेकिन FIB2 में मैंने माशाल्लाह से अपने 2 पार्टनर्स का भी तकरीबन मैंने काम किया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, तो काफी स्ट्रेंथ मुझे देनी पड़ी उसमें। तो मुझे जहां तक समझता हूँ ना, जो लकीस्ट जो हम 6 लोग थे ना, वो इसलिए थे क्योंकि रियल टाइम जब आप किसी जॉब में काम करते हो तो आपकी टीम 4-5 लोग 6 लोगों की होती है, 2 लोगों की नहीं होती। जो आजकल आप सर्विस में देखते हैं कि FIB में 2 लोगों का ग्रुप बनता है। तो हम 6 लोग जब काम कर रहे थे तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते थे, इश्यूज भी होते थे। और जब उसके बाद उस प्रोजेक्ट को एक्सपीरियंस करने के बाद, ट्रस्ट मी, मैं जब जॉब करने गया ना, मुझे जॉब इतनी डिफिकल्ट कभी लगी भी नहीं है। सही। अच्छा, आपने जॉब कहाँ कहाँ की, क्या मैंने जो जॉब की है, सबसे पहले मैंने जो की थी, वो मेरे एक फ्रेंड थे, वो यहीं के ग्रेजुएट है, सुमेर ओडानी, और उनका अपना अवेंसरा सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर हाउस था। तो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दिया। मैंने 8-9 महीने वहाँ काम किया, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की एक एम थी कि भाई आप जो है ना बैचलर्स के बाद डायरेक्ट मास्टर्स करो, फिर PhD करो। हाँ, सही। PhD पे थोड़ा ब्रेक आ गया है, सही। लेकिन ये कि इंशाल्लाह वो भी करेंगे। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। उसके बाद जो है मैंने एक कंपनी में काम किया था, सिलेक्ट में। सही। और सिलेक्ट में मैंने समझ लें कोई 2-3 महीने काम किया, फिर वो मुझे जगह अच्छी नहीं लगी। ये मैं एक चीज बच्चों को बताना चाहूंगा, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, कि भाई जहाँ काम अच्छा ना लगे ना, तो वहां पर ज्यादा टाइम नहीं दो, क्योंकि जंग लग गया फिर आप निकल भी नहीं पाओगे। सही। मेरी ये डिसीजन जल्दी ली, इसलिए मैं बच गया। सही। उसके बाद मैं आया था इस पर कंसल्ट अमेरिका पे, ये बाहर की एक कंसल्टेशन कंपनी है। सही। वहां पर मैंने साल काम किया, और उसके बाद इमीडिएटली मैं आया था IIT ग्रुप होते है। IIT ग्रुप जबरदस्त कंपनी है, HOBM भी कहते हैं, हाउस ऑफ बिजनेस मशीन। जैसे वो कियोस्क मशीन नहीं होती है, वो वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन, बिल्कुल। उनका जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा था वो ये था कि भाई कतर में उनको ऐसी मशीन बनानी थी जहां पर बंदा थंब इम्प्रेशन करेगा, और उनके अगर NIS वो आइडेंटिटी कार्ड जो है नहीं बना हुआ, ऑटोमेटिकली उसी वक्त आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है। मुझे ये नहीं समझ आता पाकिस्तान में ये चीज अभी तक क्यों नहीं आई है, क्योंकि इस बात को भी 6 साल हो गए। सही। पाकिस्तान में आप देखें नादर में कितने हमें मतलब टाइम लगता है, वेस्ट होता है। अगर एक मशीन बनाई जाए जिसमें आप थंब इम्प्रेशन दे, क्योंकि आपकी डेटा रजिस्टर हो जाती है, आपका NIC नंबर जनरेट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है बेफाम के टाइम पर। सही। तो बस आप थंब इम्प्रेशन करें, आपकी तस्वीर निकले, ऑटोमेटिकली उस वक्त कियोस्क की तरह प्रिंट हो जाए। फिर मेरी जेबिस में जॉब लगी। सही। और जेबिस में मैं सबसे पहले जेब सॉल्यूशन में आया, और जेब सॉल्यूशन में मैंने जेबडेस्क पे काफी काम किया, और कैरियर्स पोर्टल था, अनफॉर्चुनेटली वो यूज नहीं हुआ। थोड़ा CMS पे काम किया, और क्या नाम है, जेब FM की साइट भी मैंने डिजाइन की। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। और मेरे ख्याल से मैंने 23 टोटल मॉड्यूल्स किए थे। सही। और अभी एक प्रोजेक्ट था हमारा OB सिस्टम, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। वो तकरीबन जो है उसका PLO वाला जो मॉड्यूल है, और CLO का अराउंड 70% मॉड्यूल मैंने कर लिया है। फिर मैं फैकल्टी साइड आ गया। सही। तो वो काम अब जेब सॉल्यूशन में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। अंदर आप जब पढ़े तो आप भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, तो आपको भी बहुत सारे इश्यूज होते थे जो आप समझते हैं। आज आपके स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो इस वक्त आपके पास कितने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, मतलब जैसा कितने ग्रुप्स आपके पास अंडर सुपरविजन के लिए, और उनके टॉपिक्स क्या हैं, और उनमें से अंडर ग्रेजुएशन के अंदर क्या इंटरेस्टिंग आपको नजर आ रहा है? बेसिकली एक्चुअली साथ कह रहा हूँ, सॉरी, लेकिन एक्चुअली ये है कि जो मैं लास्ट ईयर से सुपरवाइजर बनना शुरू हुआ हूँ, FIB का एडवाइजर, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पास हुए। ठीक है ना। और हमें सीड फंडिंग भी मिली। सही। लेकिन जो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट था, उसमें जो मुझे अच्छा लगा वो फेकनेटिक था। सही। फेकनेटिक।
तो फेकनेटिक एक्चुअली क्या था कि आपने सुना होगा कि चाइना में एक न्यूज आई थी कि उन्होंने एआई बेस्ड न्यूज एंकर बनाए, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। तो हमने वो सक्सेसफुली काम 90% एक्यूरेसी के साथ कर लिया था। वो ये था कि हम इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, और वो एक 3D मॉडल होगा और वो उसको रीड करेगा और उसको वो उर्दू में या सिंधी में भी ट्रांसलेट करके न्यूज़ बता रहा था। सही। तो उसके अंदर सीड फंडिंग भी मिली थी हमें, और मैंने एक दो चैनल्स में बोल जो चैनल है वहाँ पर एक दोस्त है उसको भी मैंने प्रोवाइड किया था कि भाई अगर उनको इंटरेस्टेड हो तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। Why not us? मे बी आई डिडंट थिंक अबाउट दैट, लेकिन if you are interested maybe. Yes, we are, and definitely we will definitely just like endorse our own projects, and जी। we are planning to do something very interesting. The जी, way you yes, said ke sure. translate it into the Urdu and other various languages, so जी, I जी। must try, and we would appreciate. अच्छा, इसके उस अलावा प्रोजेक्ट की जो जो एक्चुअल असली असली बात थी ना, जबरदस्त मुझे जो लगी वो ये, हाँ ठीक है मानता हूँ कि वो स्टूडेंट लेवल के हिसाब से उसमें थोड़े माइनर इश्यूज है। जो परचेज कर लेट से वो कोई टेक्नोलॉजी लेता है हमसे तो वो उसको इम्प्रूव कर सकता है obviously लेकिन उसके अंदर लिप सिंकिंग भी थी सही। कि मतलब जिस तरह से वर्ड्स और फोनेम्स बोले जा रहे हैं तो वो फोनेम्स के हिसाब से लिप्स को मूव भी वैसे ही कर रहा था। सही। हाँ, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है जैसे अनरियल है या क्या, तो वो आपको पता है फ्री लाइसेंस भी होता है, लेकिन बच्चों को अनरियल की आइडिया नहीं था तो हमने ज्यादा पाइथन पर फोकस किया कि हम फोनेम्स तो जनरेट कर लें। सही। इवन मैं इतना भी बता दूं कि फोनेम्स का कोड भी मैंने ही लिखा था, सही। मैंने उनको बहुत हेल्प भी कराई थी, लेकिन जो 3D मॉडल है उसके ऊपर उन्होंने जिस तरह से ट्रांसलेशंस की और ट्रांसलेशन के बाद वो जिस तरह से बोलेगा उस पर लिप सिंकिंग कैसे होगी, फोनेम्स जनरेट करना और फोनेम्स को उस 3D मॉडल पर अप्लाई करना, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने किया। सही। अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तो प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट हुए हैं, प्रपोजल्स ही मिले हैं। सही। ठीक है ना, मुझे जो सबसे अच्छा लगा था वो ये था कि एक प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली ना कुछ फैकल्टीज टारगेट करती है इंक्लूडिंग मी, वो होती है 11 सस्टेनेबल गोल्स है। सही। उसमें ग्रीन एनवायरनमेंट हो गया, सोशल कॉज होती है और फिर बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या क्या फायदा है। तो मैंने ग्रीन एनवायरनमेंट के टारगेट वाले प्रोजेक्ट्स हुए ना उनको ज्यादा प्रेफर किया। 2 प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर एआई कोई भी नहीं है, सही। आई एम गोना कन्फेस, ठीक है ना, और एआई हमेशा होना जरूरी भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। कुछ लोग ओवरडू कर देते हैं, हर चीज में एआई डालते हैं, ये टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। तो उनमें ये है कि एक गार्डनिंग की ऐप है, वो ये है कि भाई घर बैठे आपको गार्डनिंग सर्विस मिल रही है। तो आपको पता है कि काफी लोग इसलिए गार्डनिंग नहीं करते हैं क्योंकि उनको माली नहीं मिलता और वो सुस्त होते हैं कि जाके माली ढूंढे। तो ये ऑनलाइन सर्विस है, अगर एक माली भाग जाता है वो ऑनलाइन सर्विस जाने कैसे भी करके दूसरा माली लाएगी, लेकिन आपकी ग्रीन एनवायरनमेंट को मेंटेन रखेगी। दूसरा जो है ना वो और ज्यादा अच्छा है, वो ये है कि हमारे आपने देखा है कितने आइटम्स स्क्रैप होते हैं, इंक्लूडिंग जेबेस्ट आपने देखा है पुराने पीसी स्क्रैप में चले जाते हैं, तो ये एक्चुअली पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। सही। ठीक है ना, तो उसके अंदर ये है कि भाई वो पॉल्यूशन को क्रिएट करने के बजाय वो स्क्रैप आइटम्स आप रीसेल कर सकते हैं आर्टिस्ट को। सही। ये ग्रीन एनवायरनमेंट में आता है। आर्टिस्ट क्या करेंगे, इनको रीअसेंबल करके इनमें से आर्ट्स बनाकर सेल कर सकते हैं। सही। आपने देखा होगा जंकयार्ड आर्ट होती है, अमेरिका में जंकयार्ड आर्ट की बाकायदा एग्जीबिशन लगती है। बिल्कुल, जिसमें पुराने पीसी ये वो सारी चीजें उसको Exactly. मैंने एक देखा था और मैं हैरान हूँ कि वो बंदों ने क्या किया, ऑटो पार्ट्स होते हैं ना पुराने, उससे ट्रांसफॉर्मर रोबोट का एक वो पूरा एक स्केल मॉडल बना लिया। यस। और वो मेरे ख्याल से नीलाम भी हुआ होगा, और वो कॉमिक कॉन में भी मैंने देखा है लोग लेकर आते हैं, मैं भी कॉमिक कॉन वालों ने खुद परचेज कर लिया होगा। हर वो आपको पता है उनको चाहिए होती है कुछ चीजें जैसे वो डेकोरेशन के लिए। एक होता है कि आप जो है ड्रेसिंग करके आते हो, एक होता है डेकोरेशन, उसमें यूज हो रहा है प्रॉप्स वगैरह में। एग्जैक्टली। मैंने ये भी देखा है कि फेक आइटम्स ऐसे फेक वो स्क्रैप आइटम्स ऐसे भी होते हैं कि लेट से रबर है टायर का, वो टायर को आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीजों में। आजकल आपने देखा होगा वो वर्टिकल वो ये क्या कहते हैं प्लांटेशन, बिल्कुल, जो बिल्डिंग्स में हो रही है, हाइब्रिड हो रही है। एग्जैक्टली। लोगों ने क्या किया है, बोटल्स को काट कर उसके अंदर थ्रेड्स लगाकर कर ब्यूटीफुल डिजाइन बनाकर उसके अंदर गमला बना लिया है, और वो वर्टिकल उसकी ग्रीन वो क्या कहते हैं गमला लगा दिया घरों पर। बिल्कुल ऐसा ही। वो आपकी जगह भी नहीं ज्यादा घेर रहा होता, क्योंकि आपको पता है रूफ और जो क्या नाम है लैंड जो है, इसको क्या कहेंगे मेरे सरफेस जमीन जो है, पता नहीं क्यों जहन से निकल गया, तो उसके बीच में इतनी डिस्टेंस होती है, और छत पे अगर आप उसको क्या नाम है हैंग कर दें तो आपके एरिया भी नहीं जाया हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही।
काफी सारे उसमें ऐसी चीजें हैं। अच्छा, वैसे आपको कितने मतलब जैसे ग्रुप्स मिलते हैं हर सेमेस्टर? हर साल जो है टीचर के पास होते हैं मिनिमम 4 होते हैं। अच्छा, और सही। वो अगर स्टूडेंट ज्यादा हो, वैसे तो जेपीएस में अब तादाद बढ़ गई है, तो मैंने सुना है कि कुछ फैकल्टीज को 6 भी मिलते हैं, लेकिन सही। एवरेज 5 है। आपके पास अभी कितने? हमेशा इतने होते हैं। अच्छा, इस अभी तो 2 आपने बताया, और जो रिमेनिंग 3 है? रिमेनिंग जो 3 है उसमें से एक जो है वो इस तरह से ये प्रोजेक्ट के फूड पांडा का है। जी, जी। और वो उसमें ये है कि आपने देखा है ना कि अलग अलग ऑर्डर्स करने पड़ते हैं रेस्टोरेंट से। और अगर आपको ग्रुप ऑर्डर करना है, मैं भाई हूँ, मैं बोलता हूँ भाई किसी को कुछ मंगवाना है तो बता दे, सही। तो वो उसमें ग्रुप ऑर्डर होगा। और सही। पेमेंट एक बार करनी होगी, भले डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हो। सही, सही, तो सही। ये एक ऐसी चीज है जो उसमें नहीं है। सही। और इंटरनेट पे भी चेक किया है तो ऐसा कोई नहीं देखा जिसमें ग्रुप कार्टिंग हो रही हो कि भाई सही, सही, एड टू सही। कार्ड इन ग्रुप। सही। तो एक प्रोजेक्ट ये है। तो अच्छा। ये हमारे 3 हो गए। 3, चौथा? चौथा जो है वो ये है कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन, उसमें एआई है। वो ये है कि वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड न्यूरल ट्रेनिंग करेगा कि अगर एक बुजुर्ग आदमी है, वो उठ नहीं रहा है नींद से, तो वो उसका बिहेवियर को फील कर लेगा। अगर वो लेट से खांसी हो रही है उसे, लेकिन वो फोन नहीं उठा पा रहा, तो सही। वो इमरजेंसी अलर्ट कर देगा। और इमरजेंसी लोग क्या नाम है उसके, जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स है, उनको कांटेक्ट कर लेगा। सर, इन बिटवीन आप एक चीज मुझे जो जहन में आ रही थी वो ये कि आप भी स्टूडेंट रहे हैं जी, और जी। आपके सामने भी आज स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो क्या कंपैरिजन देख रहे हैं कि आजकल के बच्चों का पढ़ाई की तरफ क्या रुझान है, ये किस कदर है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और इस पर बात होनी चाहिए, इस पर तो पूरा शो होना चाहिए वैसे तो। एक्चुअली जो मैं जहां तक याद है मुझे, कि हमारे टाइम के जो स्टूडेंट्स थे वो सुनते थे, उनको पता था कि हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। आज का बच्चा सीरियस नहीं है। वैसे मैंने ज्यादातर जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स देखे, उनका ध्यान या रुझू कहीं और है। वो आपने देखा है ना टिकटॉक, डब स्मैश और यूट्यूब पे, इन्होंने मेरी नजर में ना थोड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे दिया है। सही। वो ये कि भाई हर बस रिकॉर्डिंग करो आप कमाओगे। मसला ये है कि डिग्री की अपनी एक ताकत होती है। सही। ठीक है ना। हाँ, ये मैं बात मानूंगा कि डिग्री शॉर्टेन होनी चाहिए, 4 साल के बजाय 2 साल की होनी चाहिए। और सिर्फ वो कोर्सेज होने चाहिए जो आपको स्किल्ड बेस्ड डिग्री डेवलप कर सके। जैसे इलोन मस्क ने कहा कि भाई अगर आपकी पीएचडी भी हो, लेकिन एक बंदा डिप्लोमा करके आए, उसको ज्यादा काम आता है, मैं उसको ज्यादा सैलरी दूंगा। सही। ठीक है ना। तो यहाँ ये इशू है कि आजकल के बच्चे मे भी इस वजह से नहीं है उनका फोकस, कि जो है ना हमारी डिग्रीज जो है अब नए बच्चों के लिए ना बहुत कॉमन हो गई ये बात। उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो वो क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है। सही। फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, पाकिस्तान इस्लामियात स्टडीज भी है। मैं मानता हूँ कि इस्लामियात स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज में आपके पास मसला ये है कि इस्लामियात का कोर्स समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज तो हम हर साल पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वो क्यों है। ठीक है। टेक्निकल कोर्सेज से ज्यादा आपके पास नॉन टेक्निकल कोर्सेज ज्यादा है। अब आपको मैं छोटी मिसाल दूं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स बचा है। सही। और एआई के 2-3 कोर्सेज हैं। मुझे ये समझ नहीं आता 40 कोर्सेज कैसे कवर होते हैं। स्टूडेंट्स को मैं इतना कहूंगा कि यकीन माने कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। इसकी छोटी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि वर्ल्ड वार 2 में जब चाइना बिल्कुल ही जापान ने इंपीरियल जापान ने जब चाइना पर कब्जा कर लिया था, तो जापानीज ने क्या किया था, जिनके पास कोई एविडेंस थी ना कि इनको कोई स्किल आती है, वो उन लोगों को कोई ना कोई जॉब देते थे। बाकी सारे लोगों को वो स्लम या लेबर देते थे काम, और उनकी इनकम भी नहीं होती थी। और जो उनके पास कोई स्किल होती थी टेक्निकल लेवल पर, उनको सिर्फ जॉब नहीं दी जाती, उनको रेस्पेक्ट भी करते थे। वो कहते थे कि ये कोई फिल्थ नहीं है, ये वो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं रेस्पेक्ट। क्योंकि इल्म की जो ताकत होती है और रेस्पेक्ट होती है ना, वो दुश्मन भी करता है। बेशक, बेशक ऐसा। तो उस वक्त प्रूफ उनके पास सिर्फ ये था कि उस वक्त में आपको पता है ना, वो जापान और चाइना का कल्चर होता था कि भाई ये आपका टीचर है, यही आपका मेंटर है। सही। तो अगर टीचर ने कोई रिटन एविडेंस दे दी, इसको ये चीज आती है, वो प्रूफ कर लिया, तो वहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज और छोटे स्कूल आना शुरू हो गए थे। तो उनके पास एक कागज होता था जिसको हम डिग्री कह देते, लेट से अभी के लिए। जाहिर बात है उस दौर में हर जगह तो नहीं यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती थी, बिल्कुल। लेकिन वहां पर अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कम लोग पढ़ते थे तो उनके पास कागज या कोई एविडेंस होती थी कि यहाँ से पढ़े हैं। सही। ठीक है ना। वहां पर मार्शल आर्ट्स के स्कूल्स की भी डिग्री होती थी।
सही। तो मार्शल आर्ट वालों को तो कहा जाता था कि आप जापानीज वालों मार्शल आर्ट्स के साथ ट्रेनिंग करो, लड़ाइयाँ करो, कॉम्पिटिशन्स होते थे, और जो जीतता था उसको रेस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन जो टेक्निकल फील्ड्स पे होते थे उनको भी जॉब मिलती थी। मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक इप मैन मूवी देखी थी, उसमें एक दिखाते हैं कि पुलिस का चीफ होता है, सही। क्योंकि उसको इंग्लिश और जापानीज दोनों आती है, इसलिए उस पुलिस चीफ को जब जापान हार जाता है वर्ल्ड वार 2, उसके बाद जब उधर अंग्रेजों की हुकूमत आती है, तभी वो चीफ ही रहता है, चीफ ही रहता है। बिल्कुल, बिकॉज ही हैड दी रिटन एविडेंस के इसको ये चीजें आती हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं होता है कि आपको काम आता है, आपने बोल दिया और वो हो गई, बिल्कुल लेकिन सही आपके पास रिटन एविडेंस ये बताती है कि भाई ये इन्होंने असेसमेंट्स जो होती है ना उनको भी पास किया है। सही। बिफोर गोइंग टू रैप अप द शो, मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज है सर। आप डिस्कस कर रहे थे किसी कलीग के साथ कि आपने नाइट एंडो के ऊपर भी कुछ काम किया है, उसको HTML बेस समथिंग कुछ जी, जी। चेंज किया है। तो मैं चाहूंगा ये भी थोड़ा आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं, और उसमें अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा है वो जिस तरह के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर हो समथिंग कि भाई अगर वो आपके डेटा या काम को देखना चाह रहे हैं तो कैसे वो क्या कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली है, जी जी, और क्या नाम है इसका, मैं गिटहब पे भी डाल दूंगा, ठीक है ना। सही। तो अब वो ये काम क्या था नाइट एंडो वो वाला? काम ये था कि एक्चुअली मुझे किसी स्टूडेंट ने क्लास में चैलेंज किया कि सर आप बात करते हैं कि HTML आपको इतनी अच्छी आती है, क्योंकि UI का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, सही। बेटे UI का कोर्स जेबिस में पहली बार हो रहा है, सही। ठीक है ना। और ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि भाई अली मुबीन को UI बहुत अच्छी आती है और बच्चों को UI की जरूरत है, सही। तो मैं उनको बिल्कुल रॉ HTML CSS वगैरह जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, ना बूटस्ट्रैप ना क्या, सही। क्योंकि बूटस्ट्रैप इज एन एग्जिस्टिंग सॉरी इज यू नो फ्रेमवर्क। वो एक्चुअली क्या करता है कि अगर आपको कोई काम जल्दी में करना हो तो वो आपको काफी काम करके देता है, सही। लेकिन हम कंप्यूटर साइंटिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जेबिस में, उनको अगर रॉ इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि पीछे एक्चुअली साइंस क्या है इसकी, सही, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने HTML और CSS के थ्रू ये किया है वो किया है। उन्होंने कहा कि सर आप हमें भी इम्प्रेस करके दिखाए, तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं स्विच बना लूं, क्योंकि आजकल निंटेंडो स्विच का बूम भी है, वैसे तो बहुत पुराना कंसोल हो गया, 17 से चल रहा है, लेकिन वो अभी भी एक यूनिक चीज है कि वो हाइब्रिड है, वो टीवी पे भी खेले, पोर्टेबल भी खेले। तो मैंने क्या किया कि मैं ये बात क्लियरली कहूंगा कि मैंने कैनवस HTML के अंदर कैनवस और वेक्टर ग्राफिक्स यूज नहीं किए। वेक्टर में क्या होता है कि आप उसके वेक्टर को HTML में डाल के उसको एनिमेट कर सकते हो, आपका आर्ट वाला काम जो होता है ना, ड्रा करना स्विच को, वो काम आसान कर देता है। मैंने वो भी यूज नहीं किया, मैंने HTML और सिंपल CSS से, रॉ HTML CSS से बल्कि मैं कहूंगा, मैंने वो पूरी निंटेंडो स्विच बनाई। उस पर डबल क्लिक करने से या क्लिक करने से उसके जॉयकॉन्स निकलते भी हैं, और उसकी स्क्रीन पर डबल क्लिक करूंगा तो वो जॉयकॉन निकल कर वो जॉयस्टिक में लग जाएंगे, और आपका जो स्क्रीन है निंटेंडो स्विच का वो डॉक में चला जाएगा, और टीवी आपके सामने एक आ जाएगी, वो इल्यूजन देगी कि भाई ये देखिए डॉक के बाद टीवी पे चल रहा है। तो वो पूरी जो इलस्ट्रेशन है ना वो सिंपल मैथमेटिक्स है। हाँ जाहिर बात है, मैथमेटिक्स की कैसे बात आ रही है कि भाई आप उसमें बताते हो कि भाई अगर आपने लेट्स से पोजीशन की प्रॉपर्टी CSS में यूज की है तो आप उसके ओरिजिन सेट करते हो, फिर आपके पास क्या सूडो क्लासेस होती हैं कि भाई इसके अंदर कर्व्स कैसे है। सही। सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट जो मुझे स्विच में लगी थी ना, जो सबसे बड़ा चैलेंज लगा, वो था कि जॉयस्टिक को उसके एक्चुअल कर्व्स देना, वो एक जॉयस्टिक के शेप में कैसे आए, क्योंकि नॉर्मली जो भी आप कुछ बनाते हो ना HTML वो स्क्वायर शेप में बन रहा होता है। सही। तो उसको आप बॉर्डर्स देते हो, बॉर्डर्स को आप राउंड कर सकते हो, लेकिन राउंड इस तरह से कैसे करूं कि वो एग्जैक्टली जॉयस्टिक के शेप में आए। तो ये सारी चीजें चैलेंज थी जो मैंने किया था, और मैंने लिंक्डइन में पेस्ट करने के बाद ओपन चैलेंज भी दिया था, क्योंकि मैंने गिटहब पे 3-4 देखे थे निंटेंडो स्विच के मॉडल्स, नोबडी वर्क लाइक दैट, उसके अंदर एनिमेशन तो थी ही नहीं, वो बस इसका एक स्केल मॉडल बना हुआ था। वो भी बड़ी बात है किसी ने बनाया है, ये मैं नहीं कहूंगा, वो भी जबरदस्त बात है, लेकिन जॉयस्टिक निकल कर किसी और जॉयस्टिक में अटैच हो जाना और जो है उस पर सब कुछ करना।